अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास आज लास्ट टॉपिक है चैप्टर 11 का, हीट का, जो कि लिंक है लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, और हमारा टॉपिक का नाम है इंट्रॉपी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इंट्रॉपी को। तो इंट्रॉपी बेसिकली क्या है? इंट्रॉपी इज अ मेजर और द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। इंट्रॉपी बताती है कि हमारा सिस्टम कितना डिसऑर्डर है, या हमारा सिस्टम कितना डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, हमारे सिस्टम के अंदर कितनी खराबी आ रही है। तो इंट्रॉपी बेसिकली इन फिजिक्स, इन थर्मोडायनामिक्स, इंट्रॉपी बताती है कि कितना डिसऑर्डर आ चुका है हमारे सिस्टम के अंदर, ये कितनी खराबी आ चुकी है हमारे सिस्टम के अंदर। तो इंट्रॉपी क्या है? इंट्रॉपी सिंपल जो है मेजर है। इंट्रॉपी हमें सिंपली बताती है कि हमारा सिस्टम जो है कितना डिसऑर्डर हो चुका है, कितना वो खराबी की तरफ जा चुका है। तो हमें अगर देखें, जो जो हमने पिछली बात की है पिछले लेक्चर के अंदर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो हम जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसकी हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी थी केल्विन के क्लॉसेस की। हम सेकंड लॉ की एक और स्टेटमेंट हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो सेकंड लॉ की ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक और स्टेटमेंट है जो इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी होती है, वो ये होती है कि नेचुरल प्रोसेस टेंड टू मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। कह रहे हैं जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचर का असूल है, नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा उसका असूल ये कि हमेशा वो मूव करते हैं किस तरफ? टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं वो। यानी ये कोई भी आप नेचर में कोई सिस्टम आप छोड़ दें ओपन, कोई भी सिस्टम हो, तो सिस्टम की जो नेचुरल टेंडेंसी होगी वो क्या होगी? सिस्टम नेचुरली जो मूव करेगा किस तरफ? डिसऑर्डर की तरफ। आपको मालूम है हमारी दुनिया में कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी सिस्टम हो, वो क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या आती है? खराबी आती है, उसमें डिसऑर्डर आती है, वो मूव करता है डिसऑर्डर की तरफ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई सिस्टम खुद ब खुद जो है वो खराबी से खुद ब खुद जाए सही होने की तरफ। तो हमेशा जो चीज़ नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है हमारे पास, इस पूरे हमारी दुनिया में हर बॉडी की, हर सिस्टम की, वो कि उसकी नेचुरल सलाहियत क्या होती है? वो मूव करती है किस तरफ? टुवर्ड्स डिसऑर्डर, वो जाती है खराबी की तरफ। चाहे हम इस दुनिया की बात करें, चाहे हम सोलर सिस्टम की बात करें, चाहे हम किसी एक सिंपल हीट इंजन की बात करें, हर चीज़ जो है मूव करती है टुवर्ड्स डिसऑर्डर। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी जो एक और स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, वही होती है कि जो नेचुरल प्रोसेस है, जो भी नेचुरल प्रोसेस होगा, इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। हमेशा वो जाएगा टुवर्ड्स किस तरफ? डिसऑर्डर की तरफ। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, लेट्स सपोज आपके पास मिल्क है और एक पास शुगर है। आपके पास दोनों अलग अलग है, मिल्क अलग है, शुगर अलग है। तो आपको अभी अभी आपके पास एक ऑर्डर है, मिल्क अलग रखा हुआ है और शुगर अलग रखी हुई है। अगर आप कॉफ़ी कप के अंदर मिल्क और शुगर को ऐड कर दें और उसको जो स्टेयर करें, चम्मच से उसको आप अंदर मिक्स करें, तो अगर आपने कॉफ़ी कप के अंदर मिल्क को शुगर को मिला दिया और आपने उसको स्टेयर कर दिया, तब क्या आ गया? उसके अंदर आपको आपकी एक तरह की डिसऑर्डर की जो है वो स्टेट आ गई। अब डिसऑर्डर की स्टेट आ गई। अब वापस मैं किसी तरीके से अगर वापस उसको अगेंस्ट रिवर्स डायरेक्शन में स्टेयर करूं, उसको कॉफ़ी के अंदर चम्मच से मैं इसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में स्टेयर करूं, घुमाऊं मैं चम्मच को, तो मेरे पास ये पॉसिबल नहीं कि वापस मैं उस कॉफ़ी में से मिल्क को, शुगर को अलग कर सकूं बाय जस्ट स्टेयरिंग द स्पून इन द कॉफ़ी। तो ये क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि हमने जब कॉफ़ी के अंदर जो है मिल्क और शुगर मिला दी हमने, तो उससे क्या हो गया? वो मिल्क के हमने उसको मिक्स कर दिया, तो एक तरह की डिसऑर्डर कंडीशन आ गई। अब वापस मैं उसको जो है अलग नहीं कर सकता, वापस मैं नेचुरली मैं उसको डिसऑर्डर की तरफ से ऑर्डर पे लेके नहीं जा सकता। या आप इसको इस तरह देख लें कि इसकी एक और एग्जाम्पल से देख लें, बल्कि पहले इसको ये देख लें आप कि जो इंट्रॉपी है उसको हम शो करते हैं सैम्बल एस से। इसको शो करते हैं सैम्बल एस से। और जो चेंज एंट्रोपी है, कितना एंट्रोपी चेंज हो रही है, एंट्रोपी जो है यानी खराबी कितनी आ रही है, चेंज कितना एंट्रोपी के अंदर, उसको शो करते हैं डेल्टा एस से। और एंट्रोपी फॉर्मूला होता है क्यू ओवर टी के, कि टेम्परेचर कितना सिस्टम का और कितनी हीट जो है वो ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर, तो ये बताती है हमारे पास एंट्रोपी। जितनी ज़्यादा हीट ऐड होगी सिस्टम के अंदर, एंट्रोपी क्या होगी? उतनी इंक्रीज होगी। तो अब नोट करें जो यहाँ पर फॉर्मूला डेल्टा एस और क्यू, इसमें कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब क्या हुआ? क्यू जो हीट है, जितनी सिस्टम के अंदर हीट ऐड होगी, जितनी सिस्टम को हीट अंदर उसके अंदर ऐड होती जाएगी, जितना सा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो जितनी हीट ऐड होगी, जो एंट्रोपी हो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हम देखें इंट्रोपी के लिहाज से देखें, तो हम जो सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट है इंट्रोपी के लिहाज से, उसको एक और तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एक और स्टेटमेंट जो है एंट्रोपी की, वही कहती है कि द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीज। कह रहे हैं कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती।
अगर एक ऐसा सिस्टम है जो इसको हमने आइसोलेट किया हुआ है, जिसको हमने बाहर एक्सटर्नल फैक्टर से हमने इसको अलग किया हुआ है, हम बाहर से एनर्जी नहीं दे सकते सिस्टम के अंदर, हम बाहर से इसके अंदर को वर्डन नहीं कर सकते, हम को मैटर अंदर जो है वो या बाहर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो एक बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। जब एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसमें एंट्रोपी जो है या तो कांस्टेंट रहेगी, या तो कांस्टेंट रहेगी एंट्रोपी, उसमें जो खराबी है जितनी खराबी उतनी रहेगी, मजीद खराबी नहीं आएगी, या उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी यानी खराबी बढ़ेगी। लेकिन कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है कि जो एक क्लोज एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर जो है वो एंट्रोपी डिक्रीज कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल एक अलग सिस्टम है और इसके अंदर खुद ब खुद सिस्टम खराबी से खुद ब खुद जाए सही होने की तरफ, ऐसा नहीं होगा। और हमें मालूम है ऐसा पॉसिबल हमारे रियल वर्ल्ड में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स है एंट्रोपी के फॉर्म में, उसके एक और तरीका क्या है इसको लिखने का, ये है कि द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीज। एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या वो क्या होती है वो इंक्रीज होती है, यानी उसकी जितनी खराबी है उतनी खराबी रहेगी, सिस्टम जितना खराब है उतनी खराब रहेगा, या वो उसकी खराबी क्या होती है इंक्रीज होती है, एंट्रोपी क्या होती है इंक्रीज होती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो डिक्रीज हो, वो खराबी से सही होने की तरफ खुद ब खुद चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइसोलेट मतलब होता है कि जिसके अंदर बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना इन्वॉल्व हो। तो हमें मालूम है अगर कुछ चीज़ खराब हो जाए तो खुद ब खुद कभी भी खुद ब खुद सही नहीं होगी। वो कोई सिस्टम खराब हो जाए वो खुद ब खुद सही नहीं होगा, कोई इंजन खराब हो जाए वो खुद ब खुद सही नहीं होगा, वो मजीद खराब होगा, खुद ब खुद वो मजीद खराब होगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, खुद ब खुद उसका डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। अगर मुझे किसी सिस्टम को खराबी से सही करने की तो लेके जाना है, मुझे सिस्टम की एंट्रोपी कम करनी है, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल कोई वर्डन करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। बगैर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, बगैर किसी एक्सटर्नल वर्डन के हम किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को डिक्रीज नहीं कर सकते। हम उसको बगैर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, हम बगैर किसी एक्सटर्नल वर्डन के हम सिस्टम को खराबी से सही होने की तरफ लेके नहीं जा सकते। तो ये स्टेटमेंट इसकी। तो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, एक और एग्जांपल देख लें आप कि जैसे वैन टोर्नेडो जो है जब हिट करता है किसी बिल्डिंग को, जिसको हम उर्दू में भंवर बोलते हैं, हवा का जो होता है, तो वैन टोर्नेडो हिट्स अ बिल्डिंग देयर इज मेजर डैमेज। जबकि कोई टोर्नेडो जो है वो आके हिट करेगा बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। यू नेवर सी अ टोर्नेडो अप्रोच अ पाइल ऑफ रबल, एंड रबल बोलते हैं जो सारा मलबा पड़ा होता है, एंड लीव अ बिल्डिंग बिहाइंड व्हेन पास। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक बिल्डिंग जो है वो टूटी पड़ी है, एक बिल्डिंग का मलबा पड़ा है और टोर्नेडो आए बिल्डिंग मलबे के ऊपर से गुजरे और बिल्डिंग वापस ऊपर क्या हो जाए, वो खुद बहुत सही खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता। यानी कि बिल्डिंग कभी भी वापस ऑर्डर की तरफ नहीं आएगी। तो अगर एक बार टोर्नेडो आया और टोर्नेडो ने बिल्डिंग को हिट किया, तो बिल्डिंग क्या हो गई, वो बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई, मतलब क्या हो गया उसने वो क्या आ गई, वो डिसऑर्डर पे आ गई। अब ये पॉसिबल नहीं है कि वापस वो जो है वो खुद ब खुद, ऐसा पॉसिबल नहीं है खुद ब खुद कि वापस कहाँ जाए, वो वापस बिल्डिंग खुद उठ के खड़ी हो जाए और वापस कहाँ पर आ जाए, वो ऑर्डर पर आ जाए। तो ये हमारे पास नेचर का इसूल है, नेचर जो भी नेचर है उसका इसूल है कि हमेशा वो मूव करती है खराबी की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ। अगर आपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है डिसऑर्डर की तरफ, उससे ऐसा सिस्टम क्या आ रही है, खराबी आ रही है। अच्छा, अगर देखिए अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी हीट दैट, another consequence of second law, in any natural process some energy becomes unavailable to do useful। अगर देखें, अब अगर हमें किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ना, तो उसको एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह ये भी होती है, देखिए अगर कोई सिस्टम को काम कराना है, किसी सिस्टम को प्रॉपर्ली काम करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसको हीट मिलती रहे। अगर लेट्स सपोज मैं बात करूँ एक हीट इंजन की, तो अगर एक मेरे पास सिस्टम है जो कि हीट इंजन है, अगर मुझे इसको प्रॉपर काम कराना है और मैं चाहता हूँ प्रॉपर काम करता रहे, तो उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है, उसकी जरूरी है कि सोर्स जो है, सोर्स से उसको कंटिन्यूस हीट मिलती रहे। लेकिन अगर सोर्स ही ठंडी हो जाए, सोर्स के पास ही हीट, सोर्स से हीट आना क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा, सिस्टम तो सही काम नहीं करेगा ना, सिस्टम में काम करने की सलाहियत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर सोर्स सही है, सोर्स से कंटिन्यूस हीट आ रही है, यानी कि मेरे पास जो यूजफुल हीट है, जो सोर्स सारे अवेलेबल है, तो मतलब सिस्टम काम करेगा, एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर सोर्स सही है, सोर्स से जो है वो हीट आ रही है कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम के अंदर, इंजन के अंदर, हमारा इंजन कंटिन्यूस काम कर रहा है, सोर्स आने वाली हीट को इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब क्या है, हमारा सिस्टम सही है, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही सोर्स क्या होगा, कूल डाउन होगा, अगर सोर्स का टेम्परेचर कम होने लगे
और जो सोर्स से जो हीट अवेलेबल थी काम करने के लिए, वो हीट आना खत्म हो जाए या बंद हो जाए, तो क्या होगा, सिस्टम जो मेरा इंजन है वो तो ज़्यादा, जब सोर्स से हीट नहीं आ रही तो इंजन भी सही तरह काम नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल एनर्जी खत्म हो गई या कम हो गई, तो उससे क्या होगा, सिस्टम सही काम नहीं करेगा, डिसऑर्डर आ जाएगा, और उससे क्या होगा, जो एंट्रोपी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो अवेलेबिलिटी और यूजफुल एनर्जी होती है, और जो क्या होता है, जो हमारा सोर्स है, सोर्स हीट डेथ, या हमने वर्ड देखा ना सामने, हीट डेथ का, हीट डेथ मतलब ये होता है कि जो हीट आ रही है वो खत्म हो जाए, हीट मर गई, खत्म हो गई हीट, तो उसको बोलते हैं हीट डेथ। तो हीट नहीं है मिल रही आपको सोर्स से काम करने के लिए, तो क्या है, ये डिसेबिलिटी है, ये क्या खराबी है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, और अगर आप देखें, इफ यू लुक एट द यूनिवर्स एज अ होल, इट सीम्स इनएविटेबल दैट एज मोर एंड मोर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनएविलेबल फॉर्म्स, द एबिलिटी टू वर्क एनीवेयर ग्रेजुअली वैनिश। इसको अब देखें, अगर आप मिसाल है अपनी यूनिवर्स की, फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लें अपने यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में क्या है, अब अगर मैं अपने सोलर सिस्टम को देखूं, सोलर सिस्टम में क्या है, सूरज है, सूरज क्या है, हॉट बॉडी है, सूरज क्या है, सोर्स एनर्जी का, और बाकी जो उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स है सारे, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, ये क्या है, उस सूरज के मुकाबले में ठंडी है, ये क्या है, कोल्ड बॉडी है, सिंक है। तो सूरज जो हॉट बॉडी है, सोर्स है, वहां से हीट आ रही है, और हीट वहां से निकल के कहाँ पर आ रही है, वापस अर्थ के अंदर आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रही है, अब देखें, तो सूरज से हीट निकल रही है, कहाँ पर आ रही है, अर्थ में आ रही है। तो हो क्या रहा है, सूरज के अंदर हमें मालूम है कंटिन्यूसली एक नेचुरली फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, कंटिन्यूसली वहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्बिंग हो रही होती है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। सूरज के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन बॉम्बिंग होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो सूरज के ऊपर जो ये फ्यूल है जिससे हाइड्रोजन बॉम्बिंग होती है, ये फ्यूल क्या हो रहा है, ऐसे खत्म हो रहा है। तो जो सूरज से हीट प्रोड्यूस हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो हीट जो प्रोड्यूस सूरज से होती है, और वो प्रोड्यूस होकर बाकी सारे ठंडे प्लैनेट्स पर आती है जो ठंडे हैं एज कम्पेयर टू सूरज। तो जो हीट जो सूरज से प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट ऐसा ऐसा क्या हो रही है, वो कम हो रही है। क्यों? बिकॉज जो फ्यूल है, जो फ्यूजन रिएक्शन करता है सूरज के ऊपर, वो फ्यूल क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कम हो रहा है। तो बिकॉज सूरज से जो हीट एनर्जी आ रही है जमीन के ऊपर, वो हीट एनर्जी जो सूरज से जमीन पर आ रही है, वो ऐसा ऐसा कम हो रही है। क्यों? बिकॉज सूरज ऐसा ऐसा कूल डाउन हो रहा है। तो क्या हो रही है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी बढ़ रही है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, इट्स एंट्रोपी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है, हो जा रहा है खराबी की तरफ। ठीक है, तो हजारों लाखों सालों बाद ऐसा होगा कि सूरज जो है वो कूल डाउन, ठंडा हो जाएगा। जब सूरज ठंडा हो जाएगा तो हीट जो है वो सूरज से नहीं मिलेगी ज़मीन को, ये बाकी प्लैनेट्स को। तो क्या होगा, हीट का फ्लो खत्म हो जाएगा। जब हीट का फ्लो खत्म हो जाएगा तो पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा ये सिस्टम हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और उसका ये काम करना क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज बेसिकली डिसऑर्डर आना। और जितना ज़्यादा हमारे पास जो एनर्जी है, जो सोर्स से आ रही है, जितनी एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम होगी, एंट्रोपी क्या होगी, उतनी इंक्रीज होगी। ठीक, थैंक यू।